हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एम एच टी सी टी 2020 चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक के पी वाई क्यूज़ करने वाले हैं। ओके, चैप्टर है अपना मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन 8 इज। ओके, इस स्टेटमेंट का नेगेशन फाइंड करना है। स्टेटमेंट क्या है? देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन 8। ओके, इसका नेगेशन। अच्छा, हमें पता है देर एग्जिस्ट और कोई अगर स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन करते हैं तो इन जनरल ये नेगेशन स्टेटमेंट पे चला जाता है, यानी कि पी के आगे नेगेशन आ जाएगा और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूनिवर्सल क्वांटिफायर बन जाएगा। सिमिलरली अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर और साथ में स्टेटमेंट है उसका अगर नेगेशन करेंगे तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बनेगा और स्टेटमेंट पे चला जाएगा, यानी कि पी पे चला जाएगा। हमारे केस में इस क्वेश्चन में ये यूज़ हो रहा है। ओके, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है और ये स्टेटमेंट है। अच्छा, एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट, ये साथ में इस तरीके से है कि ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आपको किस तरह से यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, ये एज इट इज आएगा दोनों ही केस में, मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर में भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में भी। नेगेशन सिर्फ इसका होगा बिकॉज ये अपना पी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जब ये नेगेशन अंदर जाएगा तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो गया। x belongs to a such that ये as it is and x plus 5 greater than 8 बन जाएगा x plus 5 लेस देन और इक्वल टू 8, बिकॉज इसका नेगेशन ये होता है x plus 5 लेस देन और इक्वल टू 8। यस गाइस, ये अपना फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन? ओके, ऑप्शन डी डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि ये चीज़ तो पहले से पता, बहुत छोटी सी बात है ये कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूनिवर्सल क्वांटिफायर बन जाएगा। पर अपना आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, ये जो चार स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है इसमें से कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन है? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऑलवेज फॉल्स, यानी कि पी क्यू का चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न है जो हमेशा फॉल्स होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के तीन मेथड है अपने पास। फर्स्ट, ट्रूथ टेबल बना के, सबसे इजी मेथड, कभी मिस्टेक होती नहीं उसमें, लेकिन हम सीटी में ट्रूथ टेबल वाला मेथड कभी यूज़ करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ये फर्स्ट मेथड एलिमिनेट कर रहे हैं। सेकेंड मेथड होता है मैथमेटिकल लॉजिक के एल्जेब्रिक लॉस से, यानी कि ये जो पी इम्प्लीकेशन क्यू है इसको नॉट पी और क्यू लिखेंगे, ऐसे नॉट पी और क्यू, और फिर अंदर एल्जेब्रिक लॉ के अकॉर्डिंग अंदर सिंप्लीफाई करके फाइनली देखेंगे कि हमेशा फॉल्स आ रहा है, ट्रू आ रहा है या कुछ और आ रहा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं है, वो एल्जेब्रिक लॉ से चेक करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं इसको भी अवॉइड कर रहा हूँ। हम थर्ड मेथड सीख रहे हैं जो हो सकता है सबको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है। ओके, तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ये सबको समझ नहीं आने वाला तो हम सेकंड मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पर पहले थर्ड मेथड बता देता हूँ। थर्ड मेथड क्या है? हमें कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करना, मतलब ये प्रूव करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो हमेशा फॉल्स है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रू प्रूव करता हूँ। किसी एक पी क्यू के कॉम्बिनेशन के लिए ये ट्रू हो रहा है क्या। ठीक है, अगर किसी पी क्यू के एक कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू प्रूव हो गया तो इसका मतलब वो हमेशा फॉल्स नहीं है, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब तो होता है हमेशा फॉल्स। अगर किसी एक के लिए ट्रू हो गया तो हमेशा फॉल्स नहीं रहेगा, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये कैसे करेंगे? हमेशा ये ट्रू कैसे प्रूव करेंगे? देखो, बीच में एंड कंजंक्शन है, आई मीन कंजंक्शन है ना, जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो एंड है। अच्छा, एंड ये कब पूरा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा? जब ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि एंड के लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रू एंड राइट हैंड साइड वाला ट्रू, दोनों ट्रू रहेंगे, तब ये ट्रू रहेगा। अब मेरा ये टारगेट है इसको गलत साबित करना, यानी कि इसको ट्रू प्रूव करना। ठीक है, अच्छा पी इम्प्लीकेशन क्यू, एक तो ये इसको ट्रू प्रूव करना, पर ये ट्रू तीन केसेस में रहता है, टी टी, एफ टी, एफ एफ, तो इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। पहले सेकंड वाले को चेक करते हैं, सेकंड वाले को, पी एंड नॉट क्यू। ओके, पी एंड नॉट क्यू,
ये ट्रू किस केस में रहेगा, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई पी क्यू के किस कॉम्बिनेशन के लिए ये ट्रू रहेगा। अच्छा, बीच में एंड है तो इसका मतलब ये तब ट्रू रहेगा जब पी भी ट्रू रहेगा एंड नॉट क्यू भी ट्रू रहेगा, यानी कि पी ट्रू एंड नॉट क्यू ट्रू। अच्छा, नॉट क्यू ट्रू मतलब क्यू फॉल्स। यस गाइज, क्यू फॉल्स, यानी कि जब क्यू फॉल्स पी ट्रू, उस केस में ये ट्रू रहने वाला है। ओके, पी ट्रू क्यू फॉल्स। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई सेम इस कॉम्बिनेशन के लिए पी इम्प्लीकेशन क्यू ट्रू है क्या, पी इम्प्लीकेशन क्यू इस कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू है क्या। कौन सा कॉम्बिनेशन है, पी टी क्यू फॉल्स। जब पी टी क्यू फॉल्स होगा तो ये तो फॉल्स रहता है, ये ट्रू रहेगा ही नहीं। ओके गाइस, देखो आपको क्या क्या समझा है कि पी एंड नॉट क्यू इस कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू रहने वाला है और इस कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉल्स रहने वाला है। ठीक है, तो देखो पी क्यू ये जब ट्रू होगा तब ये ट्रू नहीं रह रहा है, ये फॉल्स हो रहा है। मतलब ये जब ट्रू है तब ये फॉल्स है। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रू रहेगा ही नहीं कभी, बिकॉज जब ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ना तो राइट हैंड साइड वाला ट्रू है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये कॉम्बिनेशन ही क्यों लिया, बाकी क्यों नहीं लिया। बाकी इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसको ट्रू करना है ना, और ये ट्रू सिर्फ एक कॉम्बिनेशन के लिए हो रहा, बाकी के लिए नहीं ट्रू हो रहा है। ओके, तो ये ट्रू सिर्फ इस कॉम्बिनेशन के लिए हो रहा है और इस कॉम्बिनेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट फॉल्स हो रहा है। इसका मतलब ये कभी भी ट्रू नहीं रहने वाला है। इसका मतलब ये हमेशा फॉल्स रहेगा, यानी कि ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। ओके, हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, आपको समझ आया होगा। ठीक है, S1 ही करेक्ट हो गया अपना, मतलब S1 कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है, इसलिए बाकी के ऑप्शन, बाकी के S2 S3 S4 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये अपना थर्ड मेथड था जो सबसे बेस्ट मेथड होता है, 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व हो जाता है। लेकिन मैं सेकंड मेथड से इसको एक बार सॉल्व कर देता हूँ। ट्रूथ टेबल बना के भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सेकंड मेथड क्या रहेगा, देखो P इम्प्लीकेशन Q एंड P एंड नॉट Q। P इम्प्लीकेशन Q को हम लिख सकते हैं नॉट P और Q, बीच में एंड P एंड नॉट Q। ठीक है, ये नॉट P और Q एंड, नॉट P और Q एंड, ये जो कुछ भी है ना वो पहले P के साथ जाएगा फिर नॉट Q के साथ जाएगा। ओके, ये पूरा पहले P के साथ जाएगा और फिर नॉट Q के साथ जाएगा, तो ये बनेगा नॉट P और Q एंड P। ओके, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो ये ब्रैकेट हटा सकता हूँ, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं। ओके, जब यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ, ये ब्रैकेट रखना बिकॉज यहाँ पे और है। सो ये बनेगा नॉट P और Q एंड P एंड नॉट Q। और अब मैं ये ब्रैकेट इधर लगा रहा हूँ। ओके, ब्रैकेट लगा सकते बिकॉज इधर भी एंड है, इधर भी एंड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम लॉजिकल कनेक्टिव्स एसोसिएटिव होते हैं, सेम लॉजिकल कनेक्टिव्स एसोसिएटिव होते हैं, मतलब P एंड Q एंड R में दिस इज इक्वलेंट टू P एंड Q एंड R, दिस इज ऑल्सो इक्वलेंट टू P एंड Q एंड R। ओके, इसलिए ऐसा किया है, ये बेसिक एल्जेब्रिक लॉ है। अच्छा, जब ये एंड P अंदर जाएगा ना, पहले नॉट P के साथ जाएगा, नॉट P के साथ एंड P, फिर Q के साथ एंड P। ओके, पहले नॉट P के साथ फिर Q के साथ, तो ये जो बीच में और है वो एज इट इज, और एज इट इज, और ये ब्रैकेट वापस से बंद कर देते जो इधर मैंने रेड में लगाया, और फिर एंड Q एज इट इज। यस गाइस, नॉट P एंड Q, नॉट P एंड P ऑलवेज फॉल्स, तो ये बनेगा फॉल्स और Q एंड P एंड नॉट Q। ओके, फॉल्स और जब भी दिखता आपको इसको डायरेक्टली हटा सकते हो, बेसिक अलजेब्रिक लो। देखो T एंड F और, इनको डायरेक्टली हटा सकते हैं, इनका कोई मतलब नहीं रहता, स्टेटमेंट पैटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो F और को हटा दिया तो ये बनेगा Q एंड P एंड नॉट Q। अच्छा, इधर भी एंड है, इधर भी एंड है, तो इस ब्रैकेट का भी कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट हटा सकते हैं, ये बनेगा Q एंड P एंड नॉट Q। यस गाइस, अब ऑब्जर्व करना, ये Q, ये नॉट Q और बीच में P,
3 स्टेटमेंट है, यहाँ पे एंड एंड है, हमें पता है ये तब ट्रू रहता है जब सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू होंगे। अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जाता है। यस, एंड कब ट्रू रहता है? जब सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू रहते हैं तब। पर आप नोटिस करोगे जब ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, और जब ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि दोनों में से एक फॉल्स हो रहा है। अगर कोई भी एंड के केस में कोई भी एक फॉल्स होता है तो ये हमेशा फॉल्स हो जाता है, यानी कि ये स्टेटमेंट पैटर्न हमेशा फॉल्स है। मतलब S1 कॉन्ट्राडिक्शन है और ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। देखो ये मेथड क्यों अवॉइड कर रहा था, ये सेकंड मेथड है बेसिक अलजेब्रिक लॉ से एक्सपेंशन। ये इसलिए अवॉइड कर रहा था क्योंकि S1 इतना बड़ा बना है और इतना टाइम लगा है। अब सोचो अगर S4 करेक्ट होगा तो हमें पहले S1 S2 S3 तो चेक करना पड़ेगा, S1 S2 S3 भी रॉन्ग हो गए, उसके बाद S4 करेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो बेटर ऑप्शन वो रहता है जो हमने थर्ड मेथड अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। यस, ऑप्शन बी करेक्ट है। दोनों मेथड बता दिए, जो आपको बेटर लगे वो यूज़ करना। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक ये भी होती है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो रेयर मिस्टेक जिसको बोलते हैं, क्या रहता है, यहाँ पे S1 S2 S3 S4 4 स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है और 4 ऑप्शन गिवन है। तो जनरली जब S1 अपना कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है तो हम ए ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं। S1 मतलब ए, S2 मतलब बी, S3 मतलब सी, S4 मतलब डी, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ इसका S1 का मतलब ए है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना इधर कि S1 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में नहीं है, वो बी ऑप्शन में, और बी ऑप्शन करेक्ट है। यस गाइस, समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द स्टेटमेंट पैटर्न, ओके, दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू कॉन्टिजेंसी टोटोलॉजी। अच्छा देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन गिवन रहता है ना तो हम सेकंड मेथड यूज करेंगे, बेसिक अलजेब्रिक लॉ, क्योंकि सिर्फ इसको सॉल्व करना होता है ना। यहाँ पे आपने देखा होगा थर्ड मेथड कितना कंफ्यूजिंग था सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड मेथड हर किसी को समझ नहीं आता है, तो वो हर जगह यूज नहीं कर सकते हम लोग। जब सिर्फ एक स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है और हमें इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं तो हम सेकंड मेथड यूज करेंगे, बेसिक अलजेब्रिक लॉ। ठीक है, हमें बताने कि स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू कॉन्टिजेंसी टोटोलॉजी क्या क्या है। ओके, सो ये बन रहा पी और क्यू एंड, आई मीन बन नहीं रहा है, क्वेश्चन गिवन है, नॉट पी एंड नॉट क्यू। ठीक है, अच्छा एक बात बताऊँ क्या आपको, इधर भी एंड है इधर भी एंड है, तो ये बड़े वाले ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, इसको हटा सकते हैं। ओके, इस बड़े वाले ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, इसको हटा सकते हैं, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ओके, बड़े वाले ब्रैकेट को हटाने से भी कुछ मिलने नहीं वाला अपने को। एक काम करते हैं, ये जो एंड नॉट क्यू नॉट पी है, एंड नॉट पी, इसको मैं अंदर लेके जाता हूँ। पहले ये पी के साथ जाएगा फिर क्यू के साथ जाएगा, तो पी के साथ जाएगा तो ये बनेगा पी एंड नॉट पी। ओके, फिर क्यू के साथ जाएगा तो क्यू एंड नॉट पी, और बीच में और वाला ये जो और है वो एज इट इज, बड़ा ब्रैकेट बंद, एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट पी ऑलवेज फॉल्स, तो ये बनेगा एफ और क्यू एंड नॉट पी, एंड नॉट क्यू। ओके, एफ और जब भी दिखता आपको डायरेक्टली हटा दो इसको, एफ और या फिर टी एंड, इसका कोई मतलब नहीं होता। आई मीन मतलब तो रहता है, लेकिन बेसिक एल्जेब्रिक लॉ के अकॉर्डिंग, जो मैथमेटिकल लॉजिक के एल्जेब्रिक लॉ उसके अकॉर्डिंग, ये स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू पे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम ये डायरेक्टली हटा सकते हैं। ये बनेगा क्यू एंड नॉट पी, क्यू एंड नॉट पी, और साथ में क्या है, एंड नॉट क्यू। ओके, देखो यहाँ पे भी एंड है यहाँ पे भी एंड है, तो ये ब्रैकेट हटा सकते हैं, ब्रैकेट का भी कोई मीनिंग नहीं है। ये बनेगा क्यू एंड नॉट पी एंड नॉट क्यू। अगेन सेम यही केस हो गया जैसा हमने सेकंड में डिस्कस किया था कि एंड एंड है दो जगह, इसका मतलब ये तभी ट्रू हो सकता है जब सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर क्यू है और यहाँ पे नॉट क्यू है तो दोनों में से एक तो हमेशा फॉल्स रहेगा, क्योंकि ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये फॉल्स तो ये ट्रू, इसका मतलब एक फॉल्स रहने वाला है। एंड में सारे ट्रू हो तभी ट्रू होता है, एक तो हमेशा इसमें फॉल्स रहेगा, इसका मतलब ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न हमेशा फॉल्स रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ पी एंड क्यू। इसका मतलब दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन विच इज ऑप्शन ए। यस गाइस,
बहुत सिंपल क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। ओके, इसमें से कौन सा टोटोलॉजी, मतलब कौन सा हमेशा ट्रू है। तो हम फॉल्स प्रूव करने का ट्राई करेंगे। ओके, देखो H2 तो मुझे डायरेक्टली एलिमिनेट होता दिख रहा है, ये बन रहा है नॉट P और नॉट Q, तो ये फॉल्स हो सकता है ना, जब P ट्रू है Q ट्रू है तो फॉल्स हो रहा है ना, आराम से फॉल्स हो रहा है। H2 तो आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे लग रहा है S1 भी आंसर नहीं हो सकता। देखो कैसे, अगर इसको फॉल्स प्रूव करना है ना, तो ये है नॉट P इम्प्लाइज Q बाई इम्प्लीकेशन P। इम्प्लीकेशन कब फॉल्स होता है, इम्प्लीकेशन कब फॉल्स होता है, जब ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा ये वाला फॉल्स होगा। ये सिर्फ उस केस में फॉल्स होता है। मुझे फॉल्स प्रूव करना है, फॉल्स प्रूव कर सकते हैं इसको। देखो, अगर ये नॉट पी ट्रू है इसका मतलब पी फॉल्स है। यस गाइस, पी फॉल्स है, पी हुआ फॉल्स, तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स किस कंडीशन में हो सकता है, जब ये वाला ट्रू होगा, क्यू ट्रू होगा और पी फॉल्स होगा। तो उस केस में ये फॉल्स होगा और ये वाला ट्रू होगा और ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ये बन रहा है टी इम्प्लीकेशन एफ। यस गाइज, आराम से देखो, वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। हमें टोटोलॉजी पूछा है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू है। मैं फॉल्स बनाने का ट्राई करूंगा ताकि वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, वो स्टेटमेंट पैटर्न एलिमिनेट हो जाए। क्या बनाने का ट्राई करेंगे, फॉल्स। यस, हम फॉल्स बनाने का ट्राई कर रहे हैं, अपना ये टारगेट है। ओके, यहाँ पे है इम्प्लीकेशन, ये इम्प्लीकेशन है, ये तब फॉल्स होता है जब ये ट्रू और ये फॉल्स रहेगा। हमें फॉल्स ही बनाना है। अगर हमने ये सब बना दिया कि ये ट्रू और ये फॉल्स, तो S1 एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, अच्छा, जब नगेशन ऑफ P ट्रू है इसका मतलब P फॉल्स है। अच्छा, P जब फॉल्स है तो ये सेकंड, ये वाला स्टेटमेंट क्या बन रहा है, Q बाई इम्प्लीकेशन P, यानी कि Q बाई इम्प्लीकेशन फॉल्स। ओके, तो क्या Q का ऐसा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है क्या कि इसको मैं फॉल्स बना सकूं। यस गाइस, Q अगर T रहेगा ना, T बाई इम्प्लीकेशन F, तो उस केस में फॉल्स रहता ना। आप समझे होंगे बात को। अगर क्यू टी है और ये एफ है तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, और ये अगर ये फॉल्स हो रहा है और ये ट्रू हो रहा है तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है। पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब S1 टोटोलॉजी नहीं है, बिकॉज एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है जिसमें ये फॉल्स हो रहा है। राइट, यस, बिल्कुल सही। S1 भी एलिमिनेट हो गया। S3 चेक करते हैं, इधर हो रहा P इम्प्लीकेशन Q। ओके, P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P। एक मिनट, ये तो P बाई इम्प्लीकेशन Q हो गया ना, और P बाई इम्प्लीकेशन Q हमेशा टोटोलॉजी थोड़ी ना होता, हमेशा ट्रू थोड़ी ना होता, मतलब S3 भी एलिमिनेट हो गया। यस गाइज, P बाई इम्प्लीकेशन Q यही तो होता है, P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P, इसी को P बाई इम्प्लीकेशन Q बोलते हैं। S3 भी एलिमिनेट हो गया, S4 अपना करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। हाँ, पर चेक कर सकते हैं कि S4 एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं, टोटोलॉजी है कि नहीं। तो किस मेथड से करें इसको, देखो बीच में और लगा हुआ है ना, और लगा हुआ है टी प्रूव करना। तो टी प्रूव करना मतलब मैं इसको फॉल्स प्रूव करने का ट्राई करता हूँ, अगर मैं फॉल्स प्रूव नहीं कर पाया तो ये टोटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, इसको फॉल्स प्रूव करने का ट्राई करते हैं। क्यू इम्प्लीकेशन पी और नॉट पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू। फॉल्स प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग, तो ये फॉल्स होना चाहिए, ये भी फॉल्स होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बीच में और है, तो और तभी फॉल्स होता है जब दोनों साइड फॉल्स होते हैं। अच्छा, ये फॉल्स कब रहेगा, ये फॉल्स तब रहेगा जब क्यू टी है और पी एफ है। राइट, अच्छा, इस कॉम्बिनेशन में ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। अब चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। देखो, पी एफ है, इसका मतलब नॉट पी टी हुआ, क्यू टी है। ओके, क्यू टी है, और अगर डबल इम्प्लीकेशन है ना तो ये टी रहेगा गाइज, ये एफ नहीं रहेगा, ये टी होने वाला है। इसका मतलब मैं इसको एफ प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि S4 हमेशा ट्रू है।
ओके, ये अपना थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड से इस तरह से इसको करते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा, आप इम्प्लीकेशन हटाओ, बाई इम्प्लीकेशन हटाओ और फिर सिंप्लीफाई करो, बहुत भारी मेथड जाता है। मेरे को ये पसंद है थर्ड मेथड। हमने प्रूव कर दिया, आप रिवाइंड करके देख सकते हो आराम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हो आर्टिकल डिलीटेड फ्रॉम MHT-CT 2021। कोविड के केस में ये वाला क्वेश्चन नहीं था, सर्किट वाला। अच्छा, यहाँ पे ये क्लियरली दिख भी नहीं रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या गिवन है। ओके, ये लिखा हुआ है S1, इधर है S2, मतलब ये सर्किट में इधर ये S1 है। ओके, ये S1, इधर S2 और ये है S1 डैश। ओके, दिस इज S1 डैश और फिर इधर है S2 डैश, ये है S2 डैश। ओके, ये तीनों जो है ना उनको मैं इधर लिख रहा हूँ, S2 डैश, S1, S3, इस तरह का ये। ओके, ऊपर के दो स्विच S1 S2, इधर हो रहा है S1 डैश, इधर S2 डैश, S1 S3। ठीक है। ओके, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सर्किट इज, इस सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है। यस गाइस, एक बात ध्यान रखना, अगर पैरेलल अरेंजमेंट है तो पैरेलल अरेंजमेंट के लिए और यूज होता है और सीरीज अरेंजमेंट के लिए एंड यूज होता है। S1 को हम P कंसिडर करेंगे, स्विच S1 इज P, S2 Q, S3 R। ठीक है, जो जनरल नोटेशन होता है सिर्फ वही। S1 S2 यहाँ पे सीरीज में, S1 S2 सीरीज में मतलब P एंड Q हो रहा है। ओके, P एंड Q, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि इस लेन में ये खत्म हो गया। अभी अभी नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है मतलब ये पैरेलली स्टार्ट हो रहा है, पैरेलली मतलब बीच में और लगेगा, और के बाद एक बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा मैं। बड़ा ब्रैकेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग अरेंजमेंट है, ये ऐसे देखा जाए तो सीरीज में और सेकंड को ऐसे देखे तो ये पैरेलली है। ओके, तो ये क्या है, S1 डैश, S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P। इसके S1 डैश के साथ सीरीज में ये तीन है। अच्छा, S1 डैश के साथ सीरीज में मतलब यहाँ पे एंड लगाएंगे और एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। ब्रैकेट इसलिए क्योंकि अंदर एक नहीं है, तीन स्विच है। ओके, इधर है S2 डैश यानी कि नेगेशन Q, फिर है S1 यानी कि P, फिर है S3 यानी कि R, और ये तीनों पैरेलली, पैरेलली है मतलब बीच में और लगेगा। यस गाइस, पैरेलली है मतलब और लगेगा बीच में, और इसी के साथ सर्किट खत्म हो गया, यानी कि बड़ा ब्रैकेट बंद। ओके, दिस इज इक्विवेलेंट टू एल, एल के इक्विवेलेंट कर सकते हैं लेंथ। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, P एंड Q। ओके, ये दोनों तो चले गए पहले से, P एंड Q, ठीक है, बीच में और ये भी ठीक है, नॉट P। अच्छा, यहाँ पे ये नॉट P इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है। इस केस में मैं इधर भी ब्रैकेट लगा सकता हूँ और इधर भी ब्रैकेट लगा सकता हूँ, अपने पास दो ऑप्शन होते हैं। इसलिए ये ब्रैकेट लगा दिया ना तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी रॉन्ग है एक्चुअली। ओके, हमें ये बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ता, उसके बाद ये सब कुछ रहेगा, मतलब ये एक लेन में है और ये पूरा दूसरी लेन में। यस गाइस, यही तो है, ये पूरा एक में है और ये पूरा एक में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, नॉट पी एंड नॉट क्यू और पी और आर। यस करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या करना होता है, अगर सीरीज में स्विच है तो बीच में एंड लगाना है, अगर पैरेलली स्विच है तो बीच में और लगाना है, और जहाँ पे डैश नहीं है उनके आगे नेगेशन नहीं लगाना है, जहाँ पे डैश है उनके आगे नेगेशन लगाना, बस इतना सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन, द स्टेटमेंट पैटर्न, ओके, दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज इक्विवेलेंट टू, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिक अलजेब्रिक लॉ से और देखना है कि ये किसके इक्विवेलेंट है, नॉट पी पी, नॉट क्यू क्यू। ठीक है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ओके, पी और क्यू और
negation of P and Q. अच्छा, ये negation अगर अंदर जाएगा तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बनेगा negation of P and negation of Q, ब्रैकेट वापस से बंद, और negation of P and Q, ठीक है, ऐसा बनाइए। अच्छा, अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि negation of P and negation of P and दोनों में, तो यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ मैं। यस गाइस, negation of P and negation of P and दोनों से कॉमन लिया, तो negation of P and बार आया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, यहाँ पे बचा है negation of Q, और यहाँ पे बचा है सिर्फ Q, और बीच में ये जो और है वो एज इट इज। यस, ये बनेगा negation of P and negation of Q और Q, आई मीन negation of Q और Q, बीच में और है, इसका मतलब ये हमेशा ट्रू रहेगा। और T एंड जब भी दिखता है T एंड हटा देना क्या उसको, ये बनेगा negation of P, इनके ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है। ओके, तो देखो अगेन ये सेकंड क्वेश्चन जैसा था वैसा आ गया है। अब यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट को हटा सकते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी एंड क्यू। और इस बारे में हमने 2 बार डिस्कशन किया है भाई, नेगेशन क्यू एंड क्यू दोनों अगर एक साथ हैं तो जब ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, मतलब दोनों में से कोई एक तो फॉल्स रहने ही वाला है, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन लो। और बीच में एंड एंड लगा हुआ है, तो एंड के केस में एक जगह भी फॉल्स नहीं चाहिए, सब जगह ट्रू चाहिए, तभी वो ट्रू रहता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब ये टोटोलॉजी नहीं हो सकता है। यस, S1 रॉन्ग हो गया। ओके, अच्छा S4 चेक कर लें क्या इसको एक बार। S4, अरे S4 तो क्लियरली दिख रहा है, ये टोटोलॉजी होगा ही नहीं ना। R फॉल्स हो गया, सपोज R फॉल्स हो गया, P एंड Q ट्रू है, P एंड Q ट्रू हो सकता है किसी कॉम्बिनेशन के लिए, इम्प्लीकेशन है बीच में, तो T इम्प्लीकेशन F से ये फॉल्स हो गया। यस, S4 भी गया। अब S4 भी गया है, S3 चेक करें क्या। ठीक है, पहले S3 चेक कर लेते, वो इजी लग रहा है, क्योंकि अगर S3 रॉन्ग हो गया तो S2 आ जाएगा, और S3 करेक्ट हुआ तो S3 करेक्ट है, फिर क्या देखना। S3 में यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, P एंड Q एंड नॉट P और नॉट Q। यस गाइस, अच्छा यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो इस वाले ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, हटा सकते हैं, ये बनेगा P एंड Q एंड नॉट P और नॉट Q। ओके, नॉट P और नॉट Q। अच्छा, ये जो Q एंड है, ओके, ये Q एंड जो है ना, वो पहले इसके साथ जाएगा नॉट P के साथ, और फिर जाएगा नॉट Q के साथ, और P एंड बार वाला एज इट इज, मतलब ये एज इट इज ये अंदर जा रहा है, आप समझे, ये अंदर जाने वाला है, तो ये बनेगा P एंड, अच्छा ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि ये अंदर चला जाएगा, तो क्या बनेगा Q एंड नॉट P, Q एंड नॉट Q। ओके, और बीच वाला जो और है वो एज इट इज। यस गाइस, ओके, ये पहले नॉट P के साथ गया, फिर नॉट Q के साथ गया। अच्छा, ये क्या बन रहा, P एंड, इधर बन रहा Q एंड नॉट P। ओके, Q एंड नॉट P, ये तो एज इट इज आएगा, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, और Q एंड नॉट Q, Q एंड नॉट Q ऑलवेज फॉल्स। यस गाइस, और मैंने कितनी बार बताया कि F और जब भी रहता है तो उसको हटा सकते हैं, तो ये बनेगा P एंड Q एंड नॉट P, Q एंड नॉट P, और ये हटा दिया मैंने। ओके, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, हटा सकते हैं इस ब्रैकेट को, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, तो ये बनेगा P एंड Q एंड नॉट P। अच्छा, इसके बारे में भी हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि अगर बीच में एंड है, एक P है दूसरा नॉट P है, तो ये हमेशा फॉल्स रहने वाला है, क्योंकि इसमें से एक ट्रू रहेगा तो दूसरा फॉल्स रहेगा, एक फॉल्स रहेगा तो दूसरा ट्रू हो जाएगा, यानी कि एक दोनों में से कोई एक तो फॉल्स रहने ही वाला है। लेकिन अगर बीच में एंड है तो एक भी फॉल्स रहेगा, तो वो हमेशा फॉल्स हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। सो ये F है। ओके, हमने कौन सा चेक किया, S3 चेक किया, ये फॉल्स है, S3 हमेशा फॉल्स है, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया, S2 अपना करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन बी। यस गाइस, ऑप्शन बी आप चेक कर सकते हो कि ये कैसे टोटोलॉजी।
ओके, क्वेश्चन का अप्रोच क्या था, S1 डायरेक्टली रिमूव हो गया, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि ये फॉल्स है। S4 फॉल्स हो सकता है किसी कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इधर R है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और S3 कंपेरेटिवली इजी है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीकेशन है, यहाँ पे सिर्फ एंड और है, इसलिए S3 हमने पहले ट्राई किया। S3 हमेशा फॉल्स होने वाला है, सो S3 भी रिमूव हो गया और S2 करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है। अच्छा, देखना है क्या किसी को कि S2 हमेशा ट्रू कैसे रहेगा? कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये बनेगा P एंड P इम्प्लीकेशन Q बड़ा ब्रैकेट इम्प्लीकेशन Q। ओके, हमें ये पता चल गया कि भाई ये हमेशा ट्रू रहने वाला है, ये टोटोलॉजी है, लेकिन मैं जानबूझ के इसको फॉल्स प्रूव करने का ट्राई करता हूँ। अगर नहीं प्रूव कर पाया किसी पी क्यू के कॉम्बिनेशन के लिए, अगर मैंने इसको फॉल्स नहीं प्रूव कर पाया, मैं नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये टोटोलॉजी रहने वाला है, राइट। अच्छा, फॉल्स प्रूव करने के लिए ये जो इम्प्लीकेशन है ना, इधर ये टी होना चाहिए और इधर ये एफ होना चाहिए, तभी ये फॉल्स होगा। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूँ कि क्यू फॉल्स है। यस गाइस, क्यू फॉल्स है। क्यू फॉल्स है, तब क्या पी का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये ट्रू हो जाएगा? देखते हैं। पी एंड पी इम्प्लीकेशन क्यू, क्यू की जगह एफ। ओके, ये है पी एंड, ये ट्रू कब होगा? जब पी ट्रू होगा। पी को ट्रू होना ही पड़ेगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ ना, तो ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तो पी को ट्रू होना ही पड़ेगा। तो ये बनेगा टी एंड टी इम्प्लीकेशन एफ। ओके, जब टी इम्प्लीकेशन एफ किया ना, तो ये फॉल्स हो गया, और ये फॉल्स हुआ मतलब ये पूरा फॉल्स हो गया, ये पूरा फॉल्स हो गया, यानी कि ये पूरा फॉल्स हो गया। ये ट्रू टी प्रूव हो ही नहीं रहा है। यस गाइज, ये टी प्रूव हो ही नहीं रहा है, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स प्रूव हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब S3 सॉरी S2, हाँ S2 टोटोलॉजी, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, समझ गए होंगे आप, छोटी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी डिलीटेड आर्टिकल में से। The dual of the statement pattern, this statement pattern is where T is a tautology and C is contradiction. Okay, statement pattern है negation of P and Q और T। देखो, ड्यूल के केस में क्या होता पता है? ड्यूल के केस में एंड का और हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, और कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी हो जाता है। मतलब अगर इसका मुझे ड्यूल फाइंड करना है, तो ड्यूल हो जाएगा इसका कि नगेशन पी एज इट इज, एंड का हो गया, और क्यू एज इट इज, और का हो जाएगा एंड, और जो टी है ना टोटोलॉजी, उसका हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? नगेशन ऑफ पी और क्यू एंड सी, ऑप्शन बी। यस गाइस, ऑप्शन बी करेक्ट। and this article deleted from MHTCT 2021 कोविड की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ negation of P and Q implies R इज फॉल्स। ओके, ये फॉल्स है, ठीक है। देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ये अगर फॉल्स है तो पी क्यू आर की ट्रूथ वैल्यू क्या है? पता है, ये इम्प्लीकेशन है, और इम्प्लीकेशन तब फॉल्स होता है जब ये इसमें ट्रू रहेगा और आर फॉल्स रहेगा। अच्छा, आर तो फॉल्स डायरेक्टली दिख रहा है। यस गाइस, आर फॉल्स है, डायरेक्टली दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी डी एलिमिनेट हो गया डायरेक्टली। ओके, अच्छा आर फॉल्स है। पी नॉट पी एंड क्यू ट्रू होना चाहिए, नॉट पी एंड क्यू ट्रू होना चाहिए। नॉट पी एंड क्यू ट्रू कब रहेगा? जब क्यू ट्रू रहेगा एंड नॉट पी ट्रू रहेगा। नॉट पी ट्रू रहेगा मतलब पी फॉल्स रहेगा। ओके, सो पी फॉल्स, क्यू ट्रू एंड आर फॉल्स, FTF, ऑप्शन बी। यस गाइस, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ये क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ये फॉल्स है
और ये फॉल्स तब रहता है जब इम्प्लीकेशन के लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रू और राइट हैंड साइड वाला फॉल्स, यानी कि यहाँ से डायरेक्टली पता चल गया आर फॉल्स है। इम्प्लीकेशन के लेफ्ट हैंड साइड में नॉट पी एंड क्यू, जब ये ट्रू रहेगा ना तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। अच्छा ये ट्रू है, ये ट्रू है, इसका मतलब क्यू ट्रू है, ये मैंने अब क्यों लिखा इधर, ओके ओके, ये हटा रहा हूँ यहाँ से, ओके ओके, ये ट्रू है, ये ट्रू है, इसका मतलब क्यू ट्रू है एंड नॉट पी ट्रू है। नॉट पी ट्रू है मतलब पी फॉल्स है, पी फॉल्स, क्यू ट्रू, आर फॉल्स, ऑप्शन बी। ओके, 10th क्वेश्चन, इफ द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्विचिंग सर्किट इज, ओके सिंबॉलिक फॉर्म स्विचिंग सर्किट का ये है, देन द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट ओनली इफ, सर्किट से करंट फ्लो कब होगा। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ये पी क्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगा, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आना चाहिए, बट ठीक है सोल्व करके देखते हैं। नेगेशन ऑफ पी और पी एंड नॉट क्यू और क्यू। ओके, एल्जेब्रिक लॉ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं जितना सिंप्लीफाई हो सके, क्योंकि यहाँ पे पी पी क्यू क्यू इस तरह से है ना, तो बड़े ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ये और क्यू साइड में रहेगा अपना। ठीक है, तो नॉट पी और, ये जो नॉट पी और है ये पहले पी के साथ जाएगा, तो ये बनेगा नॉट पी और पी, फिर नॉट पी और नॉट क्यू के साथ जाएगा तो नॉट पी और नॉट क्यू, और ये जो बीच में एंड है वो हम एज इट इज रखने वाले हैं। यस गाइस, और क्यू ये भी एज इट इज, नॉट पी और पी इज टी, तो ये बनेगा टी एंड नॉट पी और नॉट क्यू, और साथ में और क्यू। अच्छा जब भी टी एंड रहेगा तो उसको डायरेक्टली हटा सकते हैं, हमने कई बार बात की इसके बारे में, ये बनेगा नॉट पी और नॉट क्यू और क्यू। अच्छा यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, ओके दोनों जगह और है, इसका मतलब इस ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं है, अभी ब्रैकेट हटा सकते हैं, तो ये बनेगा नॉट पी और नॉट क्यू और क्यू। जब भी नॉट क्यू और क्यू साथ में आएगा, सॉरी और है बीच में, इस बार एंड नहीं है, ओके तो नॉट पी और नॉट क्यू और क्यू इज ऑलवेज ट्रू। यस, नॉट क्यू और क्यू ऑलवेज ट्रू, टी और जब भी दिखेगा ना तो हमेशा टी रहेगा, क्योंकि जब और होता है तो दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, एक ट्रू है ना, इस पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो हमेशा ट्रू होने वाला है, तो ये टी रहेगा। टी आया मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पे टी आया, यानी कि करंट हमेशा फ्लो होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ स्विचेज, यानी कि पी टी हो एफ हो या क्यू टी हो एफ हो, मतलब स्विच अगर ऑन हो ऑफ हो, ऑन हो ऑफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह हमेशा टी आ रहा, मतलब टी आ रहा है यानी कि करंट हमेशा फ्लो होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ स्विचेज करंट फ्लो थ्रू द सर्किट ऑलवेज। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, the contrapositive of statement if Raju is courageous then he will join Indian Army is, ओके ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है इफ देन का स्टेटमेंट, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा। अच्छा स्टेटमेंट इधर लिख देता हूँ, समझाना आसान रहेगा मेरे लिए, ओके इधर नहीं इधर लिखना पड़ेगा, इफ राजू इज courageous then he will join Indian Army। इफ देन का स्टेटमेंट है, जनरली हम इफ के बाद वाले स्टेटमेंट को पी कंसिडर करते हैं और देन के बाद वाले स्टेटमेंट को क्यू कंसिडर करते हैं। यस गाइस, तो ये जो स्टेटमेंट बना हो ना वो पी इम्प्लीकेशन क्यू जैसा स्टेटमेंट बना, और हमें ये चीज़ पता है कि पी इम्प्लीकेशन क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। ओके,
कन्वर्स होता है क्यू इम्प्लाइज पी, इनवर्स होता है नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, एंड काउंटर पॉजिटिव होता है नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी. सो नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी. नॉट क्यू मतलब पहले ये आएगा और इसका नेगेशन होगा, मतलब राजू विल नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी. ओके, राजू विल नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी. और नेगेशन ऑफ पी का मतलब इसका नेगेशन ही इज नॉट करेजियस. और क्योंकि बीच में इम्प्लीकेशन साइन लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे इफ देन यूज करेंगे. इफ देन यानी कि इफ राजू इज नॉट, राजू विल नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी देन ही इज नॉट करेजियस. ओके, ये अपना करेक्ट आंसर है, यानी कि कौन सा ऑप्शन, राजू विल नॉट ज्वाइन. ओके, थोड़ा इंग्लिश ग्रामर का हो सकता है इधर उधर, बट ठीक है, आपको समझेगा कि कौन सा करेक्ट है. वो थोड़ा सा साइन कर लेना, अभी क्या है, मैथ सीख रहे हैं हम लोग. राजू डजन ज्वाइन इंडियन आर्मी. ओके, ही इज नॉट करेजियस. ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है मुझे तो. यस गाइस, ऑप्शन ए करेक्ट है. नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी नॉट करेजियस. यस, नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी नॉट करेजियस, वैसे ही तो कुछ है. ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है. 12th क्वेश्चन. The logical expression, okay, this logical expression is equivalent to. ये लॉजिकल एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट है? बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, Q नॉट P, P नॉट Q. ओके, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन मैं वापस से लिख रहा हूँ. P एंड Q और R और नॉट R एंड नॉट Q एंड P. ओके, यही सेम लॉजिकल एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन में भी गिवन है. पर क्या ना, मेरी आदत है कि जो क्वेश्चन में गिवन रहता है उसको वापस से अपने हाथ से लिखते तो थोड़ा सा लॉजिक मिलता है लिखते टाइम. आप चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो. अच्छा, ये चीज़ एक एक यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे एंड पी है और इधर भी एंड पी है. पी एंड मीन्स एंड पी, एक ही बात हुआ. इस एंड पी को मैं आगे लिख रहा हूँ ताकि ये पी एंड और ये पी एंड साथ साथ में रहेंगे तो कुछ लॉजिक मिलेगा, कुछ कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, पी एंड इधर बनेगा Q और R, ये एज इट इज. और यहाँ पे ये P एंड को आगे लिखा मैंने. ओके, P एंड नॉट R एंड नॉट Q. यस गाइस, ये P एंड है, ये P एंड. अच्छा, एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं हम लोग कि इधर ब्रैकेट है ना, तो इधर भी ब्रैकेट लगाने का ट्राई करते हैं. तो ये एज इट इज होगा P एंड Q और R और P एंड. अच्छा, ब्रैकेट लगाना मतलब दोनों के साथ नेगेशन है ना, तो नेगेशन को बाहर ले सकते हैं ब्रैकेट लगाने से पहले. नेगेशन बाहर आया तो यहाँ पे R बचेगा, एंड का हो जाएगा, और नेगेशन Q से नेगेशन बाहर आ गया तो Q बचेगा. यस गाइस, बिल्कुल सही. इधर P एंड, इधर P एंड, तो P एंड कॉमन ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, बेसिक एल्जेब्रिक लॉ. P एंड बाहर आया तो इधर बचेगा Q और R, और इधर बचेगा नेगेशन ऑफ R और Q. R और Q, Q और R एक ही बात है, तो इसको Q और R भी लिख सकता हूँ मैं, Q और R. और ये जो बीच में और है वो एज इट इज. यस, ये यहाँ से कॉमन आ गया तो इधर ये बचा, यहाँ से ये कॉमन आ गया तो इधर ये बचा, और बीच में जो और है वो एज इट इज. ठीक है. अच्छा, ये किस तरह का ब्रैकेट के अंदर किस तरह का स्टेटमेंट पैटर्न है? इधर ये एक स्टेटमेंट है, उसी का नेगेशन इधर है. मान लो मैं इसको एस कंसिडर कर लेता हूँ पूरे स्टेटमेंट को, तो इधर का ये नेगेशन एस हुआ. ओके, और बीच में और है, तो किसी स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट और उसके नेगेशन के साथ और लेंगे तो वो हमेशा ट्रू रहता है. यस गाइस, P एंड P और नेगेशन ऑफ P ऑलवेज ट्रू. ये इसी तरह का तो फॉर्म है, P और नॉट P, दिस इज ऑलवेज ट्रू. सो ये बनेगा P एंड T, और जब भी P एंड मिलता है तो उसको हटा सकते हैं हम लोग. हमने कई बार इस बारे में बात की, और आंसर आएगा P, यानी कि ऑप्शन सी. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. अमंग्स द गिवन स्टेटमेंट्स बिलो. ओके, ये चार स्टेटमेंट में से कौन सा टोटोलॉजी है? ठीक है,
क्वेश्चन है कि ये जो 4 स्टेटमेंट ABCD आपको गिवन है, इसमें से कौन सा टोटोलॉजी है, यानी कि कौन सा हमेशा ट्रू है, चाहे PQ कुछ भी हो हमेशा ट्रू आने वाला, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन और भी आए हैं ऐसे, तो हमने जब ये टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किया ना, तो 3 मेथड के बारे में बात की थी। फर्स्ट मेथड ट्रूथ टेबल बना के, जो कि हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड मेथड बेसिक एल्जेब्रिक लॉ, यानी कि इसको एक्सपेंड करते जाओ बेसिक एल्जेब्रिक लॉ के अकॉर्डिंग, और लास्ट में क्या बच रहा है देखो, क्या लास्ट में टी आ रहा है, अगर टी आ रहा तो वो ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ये सेकंड मेथड था। और थर्ड मेथड था अपना एक रैंडम मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर टोटोलॉजी प्रूव करना है ना, तो स्टेटमेंट को फॉल्स बनाने का ट्राई करते हैं किसी PQ के कॉम्बिनेशन के लिए। अगर ये फॉल्स हो गया तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि टोटोलॉजी मतलब हमेशा ट्रू। अगर आपने किसी एक भी कॉम्बिनेशन के लिए फॉल्स बना दिया तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे वो हमने थर्ड मेथड से किए थे, इस टाइप के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ में करेक्शन करवाना चाहता हूँ कि भाई जब आपको इम्प्लीकेशन या बाई इम्प्लीकेशन दिखेगा ना ये सारे स्टेटमेंट में, तो ही थर्ड मेथड अप्लाई करना है। ओके, सिर्फ तभी थर्ड मेथड अप्लाई करना है। अगर एंड सिर्फ एंड और दिखेगा तो हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे, बेसिक एल्जेब्रिक लॉ। यस गाइस, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थर्ड मेथड कब यूज़ करना है, सेकंड मेथड कब यूज़ करना है। मेथड ऐसे तो कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एफिशिएंट सबसे ज़्यादा कौन सा है, किस में टाइम सेव होगा, उस अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ए ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन नहीं, ए स्टेटमेंट है। अच्छा, एक और मिस्टेक होता है इसमें यहाँ पे स्टूडेंट से, कि ये जो ए गिवन है ना, ये स्टेटमेंट ए है। इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑप्शन ए है। आप देखो ना, ए स्टेटमेंट डी ऑप्शन में, मतलब अगर ए करेक्ट हुआ ना अपना, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई मीन ए स्टेटमेंट अगर टोटोलॉजी हुआ तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर सी स्टेटमेंट करेक्ट हुआ तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। यस गाइस, मार्क करके रखना इस मिस्टेक को, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, स्टार्ट करते क्वेश्चन। कौन सा स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। क्या है ये, इधर भी और है इधर भी और है, तो ये ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये बनेगा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। आई मीन ओके, ब्रैकेट हटा के लिख रहा हूँ एक बार, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ऐसा। अब ये दोनों तो सेम है, हटा सकते हैं इनको एक को, तो फाइनली सिंप्लीफाई होके ये बना नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। टोटोलॉजी नहीं है, टोटोलॉजी में लास्ट में टी आना चाहिए। ओके, कि हमेशा ट्रू होता है पी क्यू चाहे कुछ भी हो, नहीं ना, ये पी क्यू अगर कुछ ना कुछ चेंज होगा इसमें तो ये फॉल्स हो सकता है। बताऊँ क्या किस पे फॉल्स हो रहा है, जब पी एंड क्यू दोनों ट्रू है तब उस केस में ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, और लेने पे फॉल्स हो जाएगा। यस गाइस, ऑप्शन बी, सॉरी स्टेटमेंट बी, ये मिस्टेक नहीं करना, ऑप्शन बी चेक नहीं कर रहा, स्टेटमेंट बी चेक कर रहे हैं। यस गाइस, नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ओके, यहाँ पे एंड है और इधर और है, और ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। एब्जॉर्प्शन लॉ लग सकता है ना यहाँ पे, ये लॉ हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं इस वीडियो में। एब्जॉर्प्शन और इसके अकॉर्डिंग ये नॉट क्यू आ जाएगा। अच्छा, एब्जॉर्प्शन लॉ है क्या, अगर एक पी स्टेटमेंट है, साथ में एंड है, और कोई दूसरा स्टेटमेंट क्यू है, और साथ में और है और पी है, यानी कि अगर आपको दो जगह में से एक जगह एंड दिखे, एक जगह और दिखे, और इन तीन स्टेटमेंट से दो जगह सेम स्टेटमेंट हो। ओके, स्पेशली एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर। यस गाइस, रिपीट कर रहा हूँ, एक एंड एक और दो स्टेटमेंट सेम, तो ये पूरा रेडियस होकर जो सेम स्टेटमेंट है ना वो बन जाएगा। अगर P और Q एंड P रहेगा तो भी ये P बन जाएगा। दिस इज एब्जॉर्प्शन लॉ, मतलब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट एब्जॉर्ब होके सिर्फ P बनेगा, ऐसा है। ओके, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एक जगह एंड एक जगह और दो स्टेटमेंट सेम है, एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट के बाहर, तो वो जो रिपीट हो रहा है ना, जो सेम है, उसमें वो पूरा रिड्यूस हो जाता है। जैसे अपने केस में नेगेशन क्यू, इधर एंड है इधर और है, इधर नेगेशन क्यू है इधर नेगेशन क्यू है, तो ये पूरा रिड्यूस होकर नेगेशन क्यू बन जाएगा। यस गाइस, समझ आ रहा ना। ओके, एब्जॉर्प्शन लॉ के अकॉर्डिंग ये नेगेशन क्यू बनेगा, इसका मतलब ये टोटोलॉजी नहीं है, ये टी नहीं बन रहा है। ओके, सी ऑप्शन चेक करते हैं, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी और नेगेशन क्यू। यस गाइस,
और क्यू, और क्यू दिख रहा आपको, और क्यू, और क्यू, ओके मुझे भी दिख रहा है, और क्यू, और क्यू, अरे यार मुझे गलत दिख रहा है, और नॉट क्यू, और नॉट क्यू ऐसा है। तो और नॉट क्यू को हम साइड में ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा नेगेशन पी, यस गाइस नेगेशन पी, इधर बचेगा पी, यस पी, और बीच में ये एंड। आराम से देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये बार लिया, ये बार लिया, तो इधर बचा क्या, दिस दिस दिस, यही बचा बस, और क्या। ओके इसको बार लिया मतलब ब्रैकेट के बार लिया, इससे तो कैसे बार ले सकते हैं। ओके नेगेशन पी एंड पी ऑलवेज फॉल्स होता है गाइस, नेगेशन पी एंड पी ऑलवेज फॉल्स, तो ये बनेगा फॉल्स और नॉट क्यू, फॉल्स और नॉट क्यू। हम रॉन्ग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। क्वेश्चन सही लिखा क्या, नेगेशन क्यू एंड पी और नॉट क्यू, पी और नॉट क्यू, और नॉट क्यू, और नॉट क्यू बाहर आ गया, तो इधर बचा नेगेशन पी एंड पी, नेगेशन पी एंड पी ऑलवेज फॉल्स, फॉल्स और नॉट क्यू इज नॉट क्यू, ओके फॉल्स और नॉट क्यू इज नॉट क्यू। देखो एफ और को हटा सकते हैं और टी एंड को हटा सकते हैं, तो ये एफ और चला गया, हमने इस बारे में पहले भी डिस्कस किया, मतलब ये नेगेशन क्यू बना। तो नेगेशन क्यू है मतलब ऑप्शन ए बी सी तीनों एलिमिनेट हो गए, तो हम डायरेक्टली अभी बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट है, यस गाइस ऑप्शन डी करेक्ट हुआ ना, पर चेक करेंगे कि ऑप्शन डी एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं। ओके एग्जाम में आप ऑप्शन डी टिक करके आ सकते हो। ये बनेगा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और पी और नॉट क्यू। अगर आप नोटिस करो ना तो ये सिर्फ चेंज हुआ है ऑप्शन सी और डी में, बाकी सेम है, सिर्फ ये चेंज हुआ, बाकी सब कुछ सेम है। इसका मतलब ये जो चेंज हुआ ना, ओके कहाँ पे चेंज है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ मतलब यहाँ पे चेंज हुआ, क्योंकि ये सब तो कॉमन आ गया चला गया अंदर, तो बचेगा क्या इधर, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, यानी कि यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे क्या चेंज होगा, और हो जाएगा, यानी कि अपने पास यहाँ पे जैसे ही और हुआ तो ये बनेगा नेगेशन पी और पी और नेगेशन क्यू, ओके नेगेशन पी और पी और नेगेशन क्यू। तो देखो यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, ब्रैकेट हटा सकते हैं, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, तो ये बनेगा नेगेशन पी और नॉट क्यू। ओके जब देखो और आता है ना, दो जगह और है, और एक जगह पी है तो दूसरी जगह नेगेशन पी है, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। यस गाइस कंफर्म करो इस बात को, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, तो दोनों में से कोई एक तो ट्रू होने ही वाला है ना, और बीच में और है तो ये हमेशा ट्रू रहेगा, क्योंकि एक जगह भी अगर ट्रू हुआ तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू है। क्या ये बात समझे क्या आप, अगर ये नहीं समझे तो फिर ये देखो वापस से, नेगेशन पी और पी ऑलवेज ट्रू, टी और नेगेशन क्यू ऐसा बना, टी और नेगेशन क्यू इज ऑलवेज टी, ऑप्शन ये डी स्टेटमेंट करेक्ट है, डी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, हाँ डिफिकल्ट बन गया, टाइम लग गया अपने को, क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट जाके अपना करेक्ट आया, आई मीन टोटोलॉजी आया, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, the entries in the last column of the truth table for negation of P and Q are, ओके इसका ट्रूथ टेबल का लास्ट कॉलम का एंट्री क्या होगा। देखो P एंड Q क्या होता है, P एंड Q का हमें डायरेक्टली याद है, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, T F F F, ये P एंड होता है ना, यस गाइस ये P एंड होता है। अब इसके आगे नेगेशन लग रहा है, इसके आगे नेगेशन लगेगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा F T T T, F T T T, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या है इसमें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, भाई ये पी एंड क्यू का बेसिक ट्रूथ टेबल है, ये बेसिक ट्रूथ टेबल मतलब ट्रूथ टेबल है ये, इसका ये पता होना चाहिए, टी एफ एफ टी। ओके अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूज़न है तो हम इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इधर आएगा पी एंड क्यू और इधर आया नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा एंट्रीज क्या क्या होती है पता है,
सीक्वेंस वाइज जैसे लेना टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। अगर ऐसे नहीं लिया तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो टी एंड टी इज टी एंड एफ इज एफ एंड टी इज एफ एंड एफ इज एफ। नेगेशन लेने पे बनेगा एफ टी टी टी। यस गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। राइट द स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, कौन सा स्टेटमेंट है? संदीप नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी बट एंजॉय ए सॉफ्ट ड्रिंक। ओके, संदीप नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी बट एंजॉय ए सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, देखो पता है क्या होता है, हमने ये पहले वाला जो पेपर था ना 2022 उसमें डिस्कस किया था। ओके, अगर किसी ने 2022 वाला पेपर नहीं देखा लॉजिक का, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। जब भी नाइदर नॉर रहेगा ना, उसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का नगेशन एंड सेकंड स्टेटमेंट का नगेशन, ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। संदीप नाइदर लाइक टी नॉर कॉफ़ी, और ये बाद के स्टेटमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। संदीप नाइदर लाइक टी नॉर कॉफ़ी मतलब संदीप ना तो टी लाइक करता है एंड ना ही कॉफ़ी लाइक करता है। देखो, नॉर को और से मत कनेक्ट कर देना। ओके, संदीप टी भी लाइक नहीं करता एंड कॉफ़ी भी लाइक नहीं करता, ऐसा है। ना तो टी लाइक करता है ना ही कॉफ़ी लाइक करता है। इसको हिंदी में अगर बोले हम लोग, तो संदीप ना तो टी लाइक करता है एंड ना ही कॉफ़ी। ऐसे नहीं बोल सकते संदीप ना तो टी लाइक करता है या फिर ना ही कॉफ़ी, इसका तो कोई मीनिंग भी नहीं बनता, सेंस भी नहीं बनता, ऐसे बोलने पे भी लग रहा है। तो बीच में और नहीं आना चाहिए, एंड आएगा ये। यस गाइस, अगर दोनों में से एक चीज़ लाइक एक चीज़ लाइक नहीं करता तो आइदर हो रहा था, फिर आइदर हो रहा था। इसका मीनिंग तभी बनेगा जब बीच में एंड आएगा। ओके, तो क्वेश्चन में दिया है कि संदीप लाइक्स टी, इसको पी कंसिडर करना है। संदीप लाइक्स कॉफी, इसको क्यू कंसिडर करना। संदीप एंजॉय ये सॉफ्ट ड्रिंक, इसको आर कंसिडर करना। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आधा स्टेटमेंट आगे का, इसको मैं अपने तरीके से लिख सकता हूँ नाइदर नॉर हटा के। कैसे लिख सकता हूँ? संदीप डजेंट लाइक टी एंड संदीप डजेंट लाइक कॉफी। ओके, संदीप डजेंट लाइक कॉफी बट एंजॉय ए सॉफ्ट ड्रिंक। जब भी ये बट रहेगा तो इसका मतलब रहेगा एंड। यस गाइस, इसका मतलब एंड होता है, बट का मतलब एंड होता है। ओके, ये तो हो गया पूरा। और उसके बाद ये आ रहा एंड, क्योंकि यहाँ पे नाइदर नॉर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इन दोनों को साथ में रखना है, ये दोनों स्टेटमेंट को साथ में रखना है, यानी कि हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगेगा एंड देन एंड एंजॉय ए सॉफ्ट ड्रिंक, एंड एंजॉय ए सॉफ्ट ड्रिंक। अच्छा, एंड से क्यों कनेक्ट किया वर्ड को? क्योंकि इसका मीनिंग यही होता है, अगर आप इसको रीड करोगे और इसको रीड करोगे तो दोनों का सेम मीनिंग रहेगा, इसको और इसको। ठीक है, जैसे संदीप नाइदर लाइक टी नॉर कॉफ़ी बट एंजॉय ए सॉफ्ट ड्रिंक, और इसको मैं अगर ऐसे बोलूँ कि संदीप डजेंट लाइक टी एंड संदीप डजेंट लाइक कॉफ़ी एंड एंजॉय ए सॉफ्ट ड्रिंक। यस, सेंस बनता है ना इस बात का कि भाई वो टी पसंद नहीं है, कॉफ़ी पसंद नहीं है, बट सॉफ्ट ड्रिंक लेता है, यानी कि ये भी इसके साथ है। ओके, तो देखो, अगर संदीप लाइक्स टी को पी, संदीप लाइक्स टी पी स्टेटमेंट है, तो संदीप डजेंट लाइक टी क्या हो जाएगा? नॉट पी। यस, बीच में एंड है तो एंड लगा दिया हमने। संदीप लाइक्स कॉफी अगर क्यू है तो संदीप डजेंट लाइक कॉफी क्या हो जाएगा? नॉट क्यू। यस गाइस, ब्रैकेट लगाना। एंड ओके, एंड एंजॉय ये सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कि संदीप एंजॉय एज सॉफ्ट ड्रिंक। इंग्लिश ग्रामर की मिस्टेक इग्नोर मार सकते हो। संदीप एंजॉय ये सॉफ्ट ड्रिंक, तो नॉट आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आर, क्योंकि एंजॉय करता ना सॉफ्ट ड्रिंक, और उसी को आर कंसीडर किया। तो ये अपना फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 16. The verbal statement of same meaning of the statement, if the grass is green then it rains in July is. ओके, ये जो स्टेटमेंट गिवन है ना, if the grass is green then it rains in July, इसका सेम मीनिंग वाला वर्बल स्टेटमेंट कौन सा है? ओके, इस स्टेटमेंट का सेम मीनिंग वाला वर्बल स्टेटमेंट कौन सा है, ये क्वेश्चन है अपना. अच्छा, यहाँ पे इफ द ग्रास इज ग्रीन देन इट रेन्स इन जुलाई, ये गिवन है हमें, यानी कि इफ देन वाला स्टेटमेंट है, मतलब पी इम्प्लीकेशन क्यू वाला स्टेटमेंट है. तो इसको मैं वापस से इधर लिख रहा हूँ, इफ द ग्रास इज ग्रीन देन इट रेन्स इन जुलाई. ओके, इफ के बाद जो स्टेटमेंट होता है उसको हम पी कंसिडर करते हैं जनरली, और देन के बाद जो स्टेटमेंट रहेगा उसको क्यू कंसिडर करेंगे. तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है ना क्वेश्चन में, वो बन रहा है पी इम्प्लीकेशन क्यू. यस गाइस, ये पी इम्प्लीकेशन क्यू बन रहा है. और हमें बोला कि इसमें से कौन सा, इन ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट है जिसका सेम मीनिंग है वर्बल फॉर्म में, ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसका. ओके, इस स्टेटमेंट का सेम मीनिंग वाला वर्बल स्टेटमेंट कौन सा है? ठीक है. अच्छा, एक तो इसका ये मीनिंग होता है पी इम्प्लीकेशन क्यू का, नॉट पी और क्यू. ओके, एक तो ये मीनिंग है. और भी बहुत सारे मीनिंग बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट पैटर्न ऐसे बना सकते हैं जो इसके इक्विवेलेंट होंगे, पी इम्प्लीकेशन क्यू के इक्विवेलेंट होंगे. तो हमें एक एक ऑप्शन को ये चेक करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन है जिसका लॉजिकल मीनिंग पी इम्प्लीकेशन क्यू है. यस गाइस, पहले ये चेक कर लेते हैं नॉट पी और क्यू. अगर ये मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक एक ऑप्शन को सोल्व करना पड़ेगा. ओके, इसका मीनिंग क्या होगा? नॉट पी और क्यू का मीनिंग क्या होगा? नॉट पी मतलब द ग्रास इज नॉट ग्रीन. ओके, द ग्रास इज नॉट ग्रीन, ग्रास इज नॉट ग्रीन, बीच में और है. यस, और क्यू, क्यू मतलब इट रेन्स इन जुलाई, इट रेन्स इन जुलाई. है क्या कोई ऑप्शन? देखो, द ग्रास इज नॉट ग्रीन, इफ एंड ओनली. अच्छा, ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको तो सोल्व करने की जरूरत नहीं. इफ एंड ओनली का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है इफ देन से, क्योंकि ये डबल इम्प्लीकेशन है और ये सिर्फ इम्प्लीकेशन है. नाम से ही पता चल रहा है कि बाबा ये डबल इम्प्लीकेशन है, सिंगल इम्प्लीकेशन नहीं है. तो डबल इम्प्लीकेशन सिंगल इम्प्लीकेशन के इक्वल कैसे हो सकता है? मीनिंग सेम कैसे हो सकता है? दोनों का नहीं हो सकता. तो ये तो किसी भी हाल में सेम नहीं रहेगा. द ग्रास इज नॉट ग्रीन एंड इट डजंट रेन्स इन जुलाई. ओके, इसको चेक करेंगे. हालांकि ये ऐसा लग रहा है नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू जैसा फॉर्म है. नहीं, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू नहीं, ये है नॉट पी एंड नॉट क्यू जैसा फॉर्म. ठीक है, बाद में देखते हैं इसको. पर ये इस अकॉर्डिंग तो नहीं है, इस अकॉर्डिंग तो नहीं, इतना पता चल रहा है. ओके, इफ द ग्रास इज नॉट ग्रीन देन इट डजंट रेन इन जुलाई. इफ द ग्रास इज नॉट ग्रीन देन, ओके, इफ देन का स्टेटमेंट है, इसको भी बाद में चेक करते हैं बीसी को. द ग्रास इज नॉट ग्रीन और इट रेन्स इन जुलाई. यस, ये एग्जैक्ट मैच हो गया. यस गाइज, ये एग्जैक्ट मैच हो गया. लो, ऑप्शन डी करेक्ट है. तो अभी बीसी को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन डी करेक्ट मिल गया है, ये मिल गया हमें. ओके, अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर बीसी को सिंप्लीफाई करके देखते कि पी इम्प्लीकेशन क्यू के इक्विवेलेंट है कि नहीं. आपको समझा होगा. ठीक है, ऑप्शन डी अपना करेक्ट है इसमें. ओके, क्वेश्चन नंबर 17. if p q are true statement and r is false statement. ओके, p ट्रू है, q ट्रू है, r false है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू स्टेटमेंट है? ठीक है, पहले ए ऑप्शन चेक करें. p एंड q implies r. p ट्रू, q ट्रू, r false. t and t is t, t implication f is f. ऑप्शन ए फॉल्स आ रहा है, हमें पूछा है ट्रू, इसका मतलब अपना ए ऑप्शन रॉन्ग है. यस गाइस, ऑप्शन बी चेक करें. p implies r implies q. एक मिनट, हम ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं कहीं पे. ओके, ए ऑप्शन में बोला है कि ये ट्रू है,
नहीं, ये फॉल्स है, इसका मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग हुआ है। ठीक है, अब बी ऑप्शन चेक करते हैं। पी इम्प्लाइज आर इम्प्लाइज क्यू इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, बी ऑप्शन है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चेक करते फॉल्स है कि नहीं। पी हुआ ट्रू, क्यू एफ फॉल्स, सॉरी आर फॉल्स, इन क्यू ट्रू। टी इम्प्लाइज एफ इज एफ, इम्प्लाइज टी इज टी। ओके, जो बी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, लेकिन बी में ऑप्शन में बोला है कि ये फॉल्स है। नहीं ना, फॉल्स नहीं, ये ट्रू है, इसका मतलब बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यस गाइस। सी, पी और क्यू और आर फॉल्स, ये तो क्लियरली दिख रहा है ये ट्रू होने वाला है, क्योंकि पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, आर फॉल्स है। जब और होता है तो कोई एक ट्रू होना चाहिए, तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। ये तो ट्रू हो गया ना, मतलब सी ऑप्शन बी फॉल रॉन्ग है, क्योंकि हमें यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया है कि ये फॉल्स है। नहीं बाबा, फॉल्स नहीं, ये ट्रू है। ओके, इसका मतलब डी अपना करेक्ट आंसर है। चेक कर लेते एक बार कि डी एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं। P by implication Q by implication R, P true, Q true, R false. T by implication T is T, F by implication T या T by implication F is F, यानी कि ये फॉल्स है। ऑप्शन डी में दिया है कि ये फॉल्स है। यस गाइस, एक्चुअल में फॉल्स है, यानी कि डी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। The negation of statement he is poor but happy. He is poor but happy, जब भी बट आएगा इसका मतलब वो एंड है। यस गाइस, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, बट का मतलब एंड। मतलब इस स्टेटमेंट को सेम ऐसे रीड करो, ही इज़ पुअर एंड हैप्पी, सेम ही मीनिंग होता है ना, ही इज़ पुअर एंड हैप्पी, या फिर ही इज़ पुअर बट हैप्पी, यानी कि वो गरीब है, आई मीन पुअर है, एंड हैप्पी है, सेम मीनिंग है इसका। अच्छा, तो यहाँ पे हम अगर इसको पी स्टेटमेंट कंसिडर करें, इसको क्यू स्टेटमेंट कंसिडर करें, मतलब इसको हम वापस से इस तरीके से लिख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए कि ही इज़ पुअर एंड ही इज़ हैप्पी। अभी इसका नगेशन फाइंड करना। ओके, इसका नगेशन फाइंड करना। तो हमें पता है जब ये पी स्टेटमेंट है, सपोज बीच में एंड है, ये क्यू स्टेटमेंट है, तो ये एक तरह से पी एंड क्यू बना, और पी एंड क्यू का नगेशन करते तो वो होता है नगेशन पी और नगेशन क्यू, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग। यानी कि पी स्टेटमेंट का नगेशन होगा, बीच में और आएगा और इसका नगेशन होगा, मतलब ये बनेगा ही इज नॉट पुअर, ही इज नॉट पुअर एंड, सॉरी, और आएगा ना, और ही इज नॉट हैप्पी। ओके, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको ऐसे बना सकते हैं, ही इज नॉट पुअर और हैप्पी, इस तरह का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ही इज नॉट पुअर और ही इज नॉट हैप्पी, तो ही इज नाइदर पुअर नॉर हैप्पी, ही इज नॉट पुअर नॉट हैप्पी। ऑप्शन बी करेक्ट है गाइस, 18 में ऑप्शन बी करेक्ट है। इसको डी मत करेक्ट कर देना, ये बहुत सारी मिस्टेक होने वाली है बहुत सारे स्टूडेंट्स से। ही इज नाइदर पुअर नॉर हैप्पी, मतलब बीच में एंड आता ना तब नाइदर नॉर लगता है, और के केस में नाइदर नॉर नहीं लगता है। नाइदर नॉर का मतलब दोनों चीज़ एक साथ हो रही है, यानी कि वो पुअर भी नहीं है और हैप्पी भी नहीं है। नहीं ना, ऐसा नहीं है, पुअर भी नहीं है हैप्पी भी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो या तो पुअर नहीं है या फिर हैप्पी नहीं है, ऐसा। ओके, आप समझ गए होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, 19 question. The symbolic form of following circuit is where PQ represents switches S1 and S2 closed respectively.
ओके, ये डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ पे S1 है, कहाँ पे S1 डैश है, कहाँ पे S2 है, कहाँ पे S2 डैश है। और अगर आंसर से भी चेक करें इसको, क्योंकि इसमें आंसर डी गिवन है, डी के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट ही नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा P और Q, जबकि अगर ये S1 S2 हम माने, ऐसा दिख रहा है कि ये S1 S2, अगर S1 S2 है तो P एंड Q आना चाहिए, और का और क्यों है यहाँ पे। ओके, तो ऑप्शन ही रॉन्ग लग रहा है फर्स्ट, यहाँ से इसी से। ओके, अगर P एंड Q मान लो ऑप्शन रॉन्ग है, तो P एंड Q को अगर कंसिडर करें यहाँ पे, तो बाकी 4 स्विच बचते हैं, 1 2 3 4। ये जो 4 स्विच बच रहे हैं उनका कोई सिंबॉलिक फॉर्म आगे है ही नहीं, सिर्फ 2 है आगे। ओके, और सिंप्लीफाई नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं कि आगे ये टोटल 6 स्विचेस दिख रहे हैं तो 6 स्टेटमेंट फॉर्म आना चाहिए पी क्यू का, जबकि हमें यहाँ पे सिर्फ 4 दिख रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि आगे इसको सिंप्लीफाई किया, अगर सिंप्लीफाई किया तो फिर ऑप्शन बी सारे ही सिंप्लीफाई हो रहे हैं। ओके, सारे ही ऑप्शन सिंप्लीफाई हो रहे हैं, फिर कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मतलब समझिए क्या, 6 स्विचेज है तो पी क्यू का फॉर्म 6 फॉर्म में आना चाहिए, यहाँ पे 4 फॉर्म में है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई क्या रहेगा, नहीं ना, सिंप्लीफाई नहीं करना। सिंप्लीफाई करना होता तो ऑप्शन और आगे सिंप्लीफाई हो रहे हैं ना सारे के सारे, फिर इतना ही सिंप्लीफाई करके क्यों छोड़ा। ओके, तो 19 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और ये MST CT 2021 में डिलीटेड था कोविड की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। If P implies not P or Q is false, okay, P implies not P और Q, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्या करना है, देन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर रेस्पेक्टिवली, P एंड Q की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। यस गाइस, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब देखो ये इंप्लीकेशन स्टेटमेंट है। इंप्लीकेशन तब फॉल्स होता है जब इंप्लीकेशन के लेफ्ट हैंड साइड ट्रू रहेगा और राइट हैंड साइड फॉल्स रहेगा, राइट ना। यस, बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब P ट्रू है और नॉट P और Q फॉल्स है। ओके, देखो क्वेश्चन में दिया ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली दिया है कि भाई P ट्रू है और नॉट P और Q फॉल्स है। अच्छा, P ट्रू है, P के बारे में तो पता चल गया है कि P ट्रू है। ओके, और साथ में नॉट P और Q ये फॉल्स है। अच्छा देखो, और है ना, बीच में और है, और कब फॉल्स होता है, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे, यानी कि ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा। इसके बारे में तो हमें ऑलरेडी पहले से पता चल गया है कि नो P ट्रू है मतलब नॉट P फॉल्स हुआ। इसका मतलब Q को भी फॉल्स होना पड़ेगा ना, Q भी फॉल्स रहेगा, यानी कि P ट्रू Q फॉल्स, P ट्रू Q फॉल्स, ऑप्शन डी करेक्ट। यस गाइस, ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। ये भी क्रॉस चेक करते रहना कि पहले P का पूछा है कि पहले Q का पूछा, पहले P का पूछा है, इसका मतलब TF करेक्ट आंसर है। ओके, कभी कभी ये ऐसा इंटरचेंज हो गया ना तो मिस्टेक हो सकती है, ये रेड मिस्टेक में इसको नोटिस करके रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द स्टेटमेंट पैटर्न P एंड Q और नॉट P इज इक्विवेलेंट टू, बहुत सिंपल है, P एंड Q और नॉट P किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे P और नॉट P है। ठीक है, कैसे करेंगे, ये जो P एंड है ना वो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा मतलब पहले Q के साथ जाएगा तो ये बनेगा P एंड Q। यस, P एंड Q। और फिर ये P एंड नॉट P के साथ जाएगा तो ये बनेगा P एंड नॉट P, P एंड नॉट P। ओके, P एंड नॉट P और इधर P एंड Q। अच्छा, इसके साथ पहले गया फिर इसके साथ गया, तो जो बीच में और है वो एज इट इज, इनके साथ ब्रैकेट लगा देते हैं जिसके साथ P एंड गया, और बीच वाला और एज इट इज। ओके, P एंड नॉट P ऑलवेज फॉल्स, ये बनेगा P एंड Q। अच्छा, जब भी और एफ रहता है, और एफ कभी भी मिल जाता है तो उसको हटा देने का डायरेक्टली। ओके, हमने कई बार बात की इसके बारे में, और एफ हटा दो, एंड टी भी हटा दो। ओके, बेसिक एल्जेब्रिक लॉ के अकॉर्डिंग ये जब एंड टी रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एफ रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बनेगा पी एंड क्यू। पी एंड क्यू मीन्स कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। यस गाइस, ऑप्शन सी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 22, द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। ओके, दिस स्टेटमेंट पैटर्न क्या होगा, आई मीन इस स्टेटमेंट पैटर्न का नेगेशन क्या होगा। स्टेटमेंट पैटर्न है नेगेशन पी और क्यू इम्प्लाइज नेगेशन आर। इसका हमें नेगेशन फाइंड करना है, ठीक है, इस स्टेटमेंट पैटर्न का नेगेशन फाइंड करना। ओके ठीक है, कैसे करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आगे नेगेशन लगा देंगे, और क्या, सिंपल सी बात है। सो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और, अच्छा क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन आर क्या होता है, मतलब इम्प्लीकेशन है ना, इम्प्लीकेशन को और के केस में मतलब इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पी इम्प्लीकेशन क्यू का मतलब, पी इम्प्लीकेशन क्यू का मतलब होता है नॉट पी और क्यू, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट के आगे नॉट, इम्प्लीकेशन की जगह और सेकेंड स्टेटमेंट का नेगेशन। ओके क्या बोला मैंने, फर्स्ट स्टेटमेंट के आगे नेगेशन, इम्प्लीकेशन की जगह और, सेकेंड स्टेटमेंट का सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज। ओके रिपीट कर रहा हूँ वापस से, फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन, इम्प्लीकेशन की जगह और, सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज। ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन, इम्प्लीकेशन की जगह और, सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज। यस गाइस, ओके ये नेगेशन जब अंदर जाएगा, तो ये नेगेशन अंदर जाएगा तो एंड को और कर देता है, और को एंड कर देता है, यानी कि जो और है ना वो एंड हो जाएंगे, और ये नेगेशन सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब किसी के आगे नेगेशन लगा हुआ है तो उसको हटा देगा, राइट ना, क्योंकि नेगेशन और नेगेशन पी हो जाएगा पी, सो ये बनेगा पी एंड क्यू एंड आर। अब क्योंकि यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, तो ये बनेगा पी एंड क्यू एंड आर। देखो कौन सा ऑप्शन है, पी एंड क्यू एंड आर, ऑप्शन डी। ओके ये यहाँ पे मिल गया हमें, पर ब्रैकेट हटा भी सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी करेक्ट है 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द ड्यूल्स ऑफ स्टेटमेंट मैंगोज आर डिलीशियस बट एक्सपेंसिव। ड्यूल्स, ये आर्टिकल MHTCT 2021 में डिलीटेड था, ड्यूल्स वाला पार्ट। ओके स्टेटमेंट है मैंगोज आर डिलीशियस बट एक्सपेंसिव। मैंने पहले भी बताया 2 बार, बट का मतलब एंड, एंड है मतलब मैंगोज आर डिलीशियस एंड मैंगोज आर एक्सपेंसिव। ओके पूरा लिख रहा हूं मैं, मैंगोज आर डिलीशियस एंड मैंगोज आर एक्सपेंसिव। ओके तो ये पी एंड क्यू जैसा फॉर्म है ना, मतलब अगर ऊपर वाले को हम पी कंसिडर करें, इसको हमने पी कंसिडर किया, इसको क्यू कंसिडर किया, तो ये पूरा स्टेटमेंट बना क्या है, पी एंड क्यू, एंड ड्यूल ऑफ पी एंड क्यू हो जाएगा, ड्यूल ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू। यस गाइस, ड्यूल के केस में हम क्या करते हैं पता है, एंड को और से रिप्लेस करते, और को एंड से रिप्लेस करते हैं, टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन से रिप्लेस करते हैं, मतलब टी को सी से रिप्लेस करते हैं, और सी को टी से रिप्लेस करते हैं, बस इतना ही। अगर किसी स्टेटमेंट के आगे नेगेशन है तो नेगेशन एज इट इज रहेगा, अगर नेगेशन नहीं है तो वो भी एज इट इज रहेगा, मतलब यहाँ पे नेगेशन नहीं है तो इधर भी नहीं आएगा, इधर नेगेशन नहीं है तो इधर भी नहीं आएगा, अगर यहाँ पे नेगेशन होता तो यहाँ पे भी नेगेशन आता। बस ड्यूल्स में सिर्फ ये चेंजेस होते हैं। सो पी एंड क्यू का ड्यूल हो गया पी और क्यू, पी और क्यू मीन्स मैंगोज आर डिलीशियस, और यहाँ पे और लग जाएगा मैंगोज आर एक्सपेंसिव, मैंगोज आर डिलीशियस और मैंगोज आर एक्सपेंसिव। है क्या कोई ऑप्शन, मैंगोज आर डिलीशियस और मैंगोज आर एक्सपेंसिव, ऑप्शन ए। यस गाइज ऑप्शन ए करेक्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एंड और से रिप्लेस हो गया बस, और ये इतना करने की जरूरत नहीं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना बड़ा लग रहा है आपको। सिंपल आप एंड की जगह और डाल सकते हो, यानी कि बट का मतलब एंड, एंड की जगह और, यानी कि मैंगोज आर डिलीशियस और एक्सपेंसिव, जिसको इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंगोज आर डिलीशियस और मैंगोज आर एक्सपेंसिव। यस गाइस करेक्ट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, इफ
5 लेस देन 7 एंड 7 ग्रेटर देन 2, देन 5 ग्रेटर देन 2। इफ देन का स्टेटमेंट है। देखो प्रायोरिटी हम हमेशा इफ देन को देते हैं, यहाँ पे एंड भी दिख रहा होगा आपको, लेकिन एंड दो बाजू बाजू वाले जो स्टेटमेंट होते हैं उनको कनेक्ट करेगा, लेकिन प्रायोरिटी इफ देन की होती है। ठीक है, प्रायोरिटी इफ देन की होती है। तो बीच में एंड लगा हुआ है ना, इसका मतलब इसको हम पी कंसिडर कर सकते हैं, इसको क्यू कंसिडर कर सकते हैं, इसको आर कंसिडर कर सकते हैं, ताकि आगे नेगेशन फाइंड करके वापस इस फॉर्म में लेके आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन को करने का दो मेथड है, जिसमें से सिंप्लीफाइड जो थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन सबको समझ आएगा, वो मेथड पहले बता देता हूँ मैं। उसके बाद डायरेक्टली भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सेकेंड मेथड बाद में डिस्कस करेंगे। हमें जो स्टेटमेंट गिवन है ना, इफ 5 लेस देन 7, देखो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स वाली बात नहीं करनी है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, नहीं, जैसे स्टेटमेंट गिवन है वैसे लिखो। 5 लेस देन 7, अगर कोई बोल देता ना हाथी उठता है, तो मान लेना कि हाथी उठता है, उल्टा उसको ये बोलना है कि मेरे घर के तार पे बैठा था कल। यानी ट्रू फॉल्स, एक्चुअल ये ट्रू है या फॉल्स है उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर उसकी जरूरत पड़ती, ट्रूथ वैल्यू के बारे में बात होती, तो हम करते हैं यहाँ पे। ओके, 7 ग्रेटर देन 2, देन 5 ग्रेटर देन 2। ओके, ये स्टेटमेंट पूरा गिवन है, इसको हम पी कंसिडर करते हैं, ये क्यू रहेगा और ये अपना आर है। ओके, ये जो स्टेटमेंट है ना, वो इफ के बाद का है। इफ के बाद का मतलब इम्प्लीकेशन के पहले आएगा, पी एंड क्यू। यस गाइस, और देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो इम्प्लीकेशन साइन के बाद आता है, विच इज आर। ये अपना स्टेटमेंट एक्चुअल में गिवन है पी क्यू के फॉर्म में, और इसका हमें नगेशन फाइंड करना है। नगेशन फाइंड करना मतलब नॉट लगा दो आगे, और क्या। ओके, अब एक चीज़ ये ध्यान रखना, पी इम्प्लीकेशन क्यू का मतलब होता है नॉट पी और क्यू। यस गाइस, नॉट पी और क्यू। ओके, पी इम्प्लीकेशन क्यू मीन्स नॉट पी और क्यू। यानी कि जब आप इम्प्लीकेशन साइन हटाते हो ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का नगेशन होगा, इम्प्लीकेशन की जगह और आएगा, और क्यू की जगह क्यू। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, पी इम्प्लीकेशन क्यू का नगेशन फाइंड करें ना, ये स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन, ये स्टेटमेंट, इसका हम नगेशन फाइंड करते हैं, तो ये इक्विवेलेंट होता है पी एंड नॉट क्यू। ओके, पी एंड नॉट क्यू। तो पी की जगह पी आएगा, इम्प्लीकेशन की जगह एंड आएगा, और क्यू का नगेशन हो जाएगा, अगर नगेशन साथ में लेना हो तो। यानी कि नगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू इज पी एंड नॉट क्यू। ठीक है, याद रहेगा ना, नगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू इज पी एंड नॉट क्यू। मतलब पी की जगह पी, इम्प्लीकेशन की जगह एंड, क्यू की जगह नॉट क्यू। तो ये अपना पी है, देखा जाए तो पी मतलब कि इम्प्लीकेशन के पहले जो स्टेटमेंट रहेगा वो एज इट इज। ओके, इम्प्लीकेशन के पहले कौन है, इधर अपने पास है पी एंड क्यू, तो इम्प्लीकेशन के पहले जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज, फिर एंड लगाना अपने को, एंड लगाया, और सेकेंड स्टेटमेंट का नेगेशन विच इज नॉट आर। ओके, पी एंड क्यू एंड नॉट आर। अच्छा, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, ब्रैकेट हटा सकते, कोई मतलब नहीं इसका, तो ये बनेगा पी एंड क्यू एंड नॉट आर। ठीक है, पी एंड क्यू एंड नॉट आर। अब ये अपना पी स्टेटमेंट है, तो ये एज इट इज आएगा, 5 लेस देन 7, बीच में एंड। ये क्यू स्टेटमेंट है, ये एज इट इज आएगा, 7 ग्रेटर देन 2, नॉट आर। 5 ग्रेटर देन 2, तो 5 ग्रेटर देन 2 का नेगेशन होगा 5 लेस देन और इक्वल टू 2। ओके, 5 ग्रेटर देन 2 का नेगेशन 5 लेस देन और इक्वल टू 2। यस गाइज, ये अपना फाइनल आंसर है। दिस इज द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी कि इसका नेगेशन ये है। ओके, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा, 5 लेस देन 7, 7 ग्रेटर देन 2, 5 लेस देन और इक्वल टू 2। ऑप्शन डी क्या, 5 लेस देन 7, 7 ग्रेटर देन 2, 5 लेस देन और इक्वल टू 2। नहीं नहीं, और है ना यहाँ पे एंड, किस में एंड है, अपना ए ऑप्शन में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। ओके, वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं, क्या है, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन रहा होगा किसी को। इफ देन का स्टेटमेंट है, मैंने पूरा स्टेटमेंट पहले लिखा, जहाँ पे भी सिंपल स्टेटमेंट है उनको पी क्यू आर कंसिडर किया, यहाँ पे बीच में एंड कनेक्ट था इसलिए इसको पी कंसिडर किया, इसको क्यू कंसिडर किया, इसको आर कंसिडर किया। यस गाइस, पी क्यू आर कंसिडर किया, तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या बन गया, ये पूरा स्टेटमेंट बन गया पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर। ओके, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर। इसका हमें नेगेशन फाइंड करना है। इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या होता है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है।
नगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू का मतलब पी एंड नॉट क्यू, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, इम्प्लीकेशन की जगह एंड, सेकेंड स्टेटमेंट का नगेशन। यस गाइज, फर्स्ट एज इट इज, इम्प्लीकेशन की जगह एंड और सेकेंड का नगेशन। तो ये फर्स्ट एज इट इज, इम्प्लीकेशन की जगह एंड और सेकेंड का नगेशन, ये होता है इम्प्लीकेशन का नगेशन। ओके ओके, ये जो बना है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब वापस से स्टेटमेंट के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे 5<7 एंड 7 <2 एंड 5<2 ठीक है। अच्छा, ये एक मेथड था। मेरे पास एक और मेथड है, ज़्यादा बेटर मेथड है, और ये वाला मेथड ना जो जिनका अच्छे से हो चुका होता है मैथमेटिकल लॉजिक, उनको ये पसंद नहीं आता है, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। तो एक अच्छा मेथड है और जो जल्दी हो जाता है, इफ़ 5<7 एंड 7 <2 देन 5 <2, ये अपना स्टेटमेंट है। ओके, इसका हमें नगेशन फाइंड करना, ठीक है, इसका नगेशन करना। हाँ, ये चीज़ इसका तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा कि पी इम्प्लीकेशन क्यू का नगेशन क्या होता है। पी इम्प्लीकेशन क्यू का नगेशन होता है पी एंड नॉट क्यू। ओके, इफ के बाद वाली स्टेटमेंट को हम पूरा का पूरे एक ही स्टेटमेंट को पी कंसिडर कर लेते हैं, और ये सेकेंड वाला क्यू है। इसका नगेशन फाइंड करना मतलब, इसका नगेशन फाइंड करना मतलब वो होगा पी एंड नॉट क्यू। ओके, पी एंड नॉट क्यू, यानी कि पी एज इट इज आएगा 5<7 एंड 7 <2 एंड, ओके, एंड नॉट क्यू, यानी कि इसका नगेशन मतलब 5<2। ऑप्शन ए। बस इतना टाइम लगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू, ओके, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। ओके, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर दोनों की एक प्रॉपर्टी होती है कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में अगर एक भी वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो वो स्टेटमेंट ट्रू माना जाता है। ओके, एक भी वैल्यू के लिए अगर स्टेटमेंट ट्रू हो गया मतलब ये ऑप्शन 1 ट्रू है, इसकी ट्रूथ वैल्यू टी हो जाएगी। ओके, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर एक भी स्टेटमेंट के लिए फॉल्स हो जाएगा तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में एक ट्रूथ वैल्यू के लिए अगर ट्रू हो गया तो एक वैल्यू के लिए अगर स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो इसकी ट्रूथ वैल्यू टी, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर में सारे एक्स के लिए अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ही ट्रूथ वैल्यू ट्रू होती है। ओके, सारे एक्स के लिए अगर टी है तो ही टी रहेगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। आप समझे बात को। ओके, तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन सी चेक कर रहा हूँ क्योंकि इसमें फॉल्स होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि इसमें एक्स की सारी वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, तब ये पूरा स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू टी होगी। यस गाइस, रिपीट कर देता हूँ वापस से। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में अगर एक वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया, एक वैल्यू के लिए, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू टी हो जाएगी। यूनिवर्सल क्वांटिफायर में सारे एक्स की वैल्यू के लिए अगर स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू टी होगी। ओके, सो ऑप्शन सी चेक करें डायरेक्टली, क्योंकि सारे एक्स के लिए ये ट्रू होना चाहिए तो ही ट्रू होगा, यानी कि फॉल्स होने का ज़्यादा चांस है। ओके, एक्स बिलोंग्स टू ए, x+6 इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि इस ए से x उठाना है और देखना है कि x+6 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जैसे x की वैल्यू क्या क्या हो रहा है, x+6 2 से डिविजिबल है कि नहीं। x की वैल्यू अगर हमने 2 ली तो ये बनेगा 2+6, 2+6 मतलब 8। क्या 8 2 से डिविजिबल है? यस गाइस, 8 2 से डिविजिबल है। अगर x की वैल्यू हमने ली 3 तो 3+6 9 होता है। क्या 9 2 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू 3 के लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। x इक्वल टू 3 के लिए फॉल्स हो, अगर एक के लिए भी फॉल्स हो गया तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। आप समझे ना बात को। यूनिवर्सल क्वांटिफायर में सारे x के लिए ट्रू होना चाहिए तो ट्रूथ वैल्यू t होती है। एक भी स्टेटमेंट के लिए फॉल्स हो गया तो ट्रूथ वैल्यू f हो जाएगी, यानी कि फॉल्स होगा। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है 25 में। ओके, आराम से देखो, रिमाइंड करके देखो, समझ आना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। द लॉजिकल एक्सप्रेशन, ओके, दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू। ऑप्शन से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म बनने वाला है। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं वापस से यहाँ पे लिख रहा हूँ और स्पेस ज़्यादा चाहिए रहेगा। P and Q और R, ओके, Q और R और not P and Q, not P and Q और not P and R, ये स्टेटमेंट गिवन है। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें बताना है कि ये किस स्टेटमेंट पैटर्न के इक्विवेलेंट है। ओके, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे नॉट पी एंड है, यहाँ पे भी नॉट पी एंड है, तो ये बड़ा ब्रैकेट जो है ना, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं अंदर। ये जो नॉट पी एंड है ना, ये कॉमन ले लेता हूँ, तो ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे पी एंड क्यू और आर और नेगेशन ऑफ पी एंड ये लिया कॉमन, तो अंदर क्या बनेगा, इधर बचेगा क्यू। यस गाइस, इधर क्यू बचा, इधर ये और का और इधर ये आर बचा। देखो आप आराम से, सब कुछ बैलेंस है, ये कॉमन आया है तो इधर क्यू बचा है और बचा है आर बचा है, वो लिख दिया एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नगेशन पी, यहाँ पे पी, और आप एक नोटिस करोगे एक चीज़, ये जो यहाँ पे है ना एंड क्यू और आर, वो इधर भी एंड क्यू और आर। देखो क्या बनेगा ये, यहाँ पे हम इसको बार ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं एक तरीके से, तो इधर बचा है पी, इधर बचा है नॉट पी और बीच में और, यानी कि पी और नॉट पी। ओके, और ये आ गया कॉमन एंड क्यू और आर। यस गाइस, आराम से देखो, एंड क्यू और आर कॉमन आया, इधर से भी इधर से भी। ओके, तो ये रहा एंड क्यू और आर, तो इसके पहले बचा हुआ क्या है, पी और नॉट पी। ओके, पी और नॉट पी, पी और नॉट पी ऑलवेज टू, तो ये बनेगा टी एंड क्यू और आर, टी एंड क्यू और आर। जब भी टी एंड दिखता है उसको हटा देने का, बेसिक एल्जेब्रिक लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये बनेगा क्यू और आर, क्यू और आर मीन्स ऑप्शन डी। यस गाइस, 26 का आंसर क्यू और आर। बहुत सिंपल है, जितना बड़ा दिख रहा था उतना बड़ा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 27। ओके, क्वेश्चन क्या है, इफ पी स्टेटमेंट इज सीमा इज फैट। ओके, ये पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट इज सी इज हैप्पी। वाओ, ये दो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू। देन द लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ इफ सीमा इज फैट देन सी इज हैप्पी, इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होगा। एक और क्वेश्चन हमने इस तरह का डिस्कस किया था, पता है, स्टेटमेंट है इफ सीमा इज फैट देन सी इज हैप्पी, सी इज हैप्पी। ओके, ये स्टेटमेंट है, इसमें मान ये पी है, नहीं मानना नहीं है, क्वेश्चन में दिया ऑलरेडी, ये पी है ये क्यू है, पी एंड क्यू। तो ये स्टेटमेंट पी इम्प्लीकेशन क्यू का है, और पी इम्प्लीकेशन क्यू इज इक्वल टू नॉट पी और क्यू। यस गाइस, पी इम्प्लीकेशन क्यू इज नॉट पी और क्यू। तो एक बार ये चेक करते हैं ऑप्शन में कि नॉट पी और क्यू फॉर्म है क्या, अगर ये मिलेगा तो वो आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज हमें ऑप्शन को सोल्व करना पड़ेगा कि भाई कौन सा ऑप्शन है जो पी इम्प्लीकेशन क्यू के इक्वलेंट है। ठीक है, नॉट पी और क्यू, वर्बल स्टेटमेंट क्या बनेगा नॉट पी और क्यू का, ये बनेगा नॉट पी यानी कि सीमा इज नॉट फैट, सीमा इज नॉट फैट, और बीच में और है देखो, क्यू एज इट इज सी इज हैप्पी, और सी इज हैप्पी, सी इज हैप्पी। ओके, ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, वर्बल स्टेटमेंट। कौन सा, सीमा इज नॉट फैट और सी इज हैप्पी, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए क्या। यस गाइज, ऑप्शन ए करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या है इसमें। ट्वेंटी 28
द नेगेशन ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट P और not Q implies P and not Q। इस लॉजिकल स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होगा? अच्छा, इम्प्लीकेशन है ना, हमें पता है इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। P इम्प्लीकेशन Q का नेगेशन ये होता है P एंड नॉट Q। यस गाइस, P इम्प्लीकेशन Q का नेगेशन P एंड नॉट Q। P की जगह P, ओके, P की जगह P, इम्प्लीकेशन की जगह एंड और Q का नॉट Q। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, फर्स्ट स्टेटमेंट मीन्स इम्प्लीकेशन के लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, इम्प्लीकेशन की जगह एंड और राइट हैंड साइड नॉट। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इम्प्लीकेशन के पहले एज इट इज, इम्प्लीकेशन की जगह एंड और इम्प्लीकेशन के राइट हैंड साइड में नॉट। तो इम्प्लीकेशन के पहले एज इट इज, इम्प्लीकेशन की जगह एंड और इम्प्लीकेशन के बाद वाले स्टेटमेंट के आगे नॉट। बस ये नेगेशन है इसका, इसका नेगेशन ये। ओके, अगर सिंप्लीफाई करें इसको तो क्या बनेगा ये, P और नॉट Q एंड नेगेशन अंदर जाएगा तो नॉट P एंड का हो गया और यहाँ से नॉट Q हो जाएगा Q। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी क्या? नहीं, ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, ये नोटिस करना है, इधर एंड है इधर और है, अपने पास में एंड है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। यस गाइस, ऑप्शन ए करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, इसी के साथ अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है और ये सारे आंसर से आप सारे क्वेश्चन के आंसर मैच कर सकते हो। देख लेना एक बार कि आंसर कहीं रॉन्ग तो नहीं है, हमने जो किया वो करेक्ट है। यस गाइस, ओके, बाय बाय एवरीवन, वीडियो एंड करता हूँ।